सॉल्यूशन में आपका दोबारा स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग जिस नेशन के बारे में बात करेंगे वो है मोरक्को, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश मोरक्को है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है। लगभग 3,03,35,000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 9 टाइम ऑफ अर्थ है। पॉपुलेशन की बात करें तो 1151 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ पे। 54 कंट्रीज़ एंड 4 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के साथ ये ह्यूज कॉन्टिनेंट लाई किया हुआ है। ये बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट, चारों कोऑर्डिनेट में लाई करता है। आप देखेंगे तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ये तीनों ही लाइन इस कॉन्टिनेंट से पास होती है। कॉन्टिनेंट को अगर हम थोड़ा पास से देखें तो ये है हमारा कॉन्टिनेंट, दैट इज़ नोन एज अफ्रीका, और ह्यूज कॉन्टिनेंट। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस जगह आप देखेंगे ये गल्फ ऑफ एडन से घिरा पड़ा है। इधर देखिए रेड सी आपको दिखेगा। ये पैसेज, इस पैसेज को आप जानते होंगे, ये सुएज कैनाल है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है सुएज कैनाल। फिर यहाँ पे हम आते हैं तो हम मेडिटेरियन सी से इसको एक्सेस हमको मिलता है। फिर ये माल्टा होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ स्पेन, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से पैसेज मिलते हुए सीधे हम लोग पहुँच जाएंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस के पास हम पहुँच गए हैं। फिर नीचे की ओर जाएंगे, देखिए कितना ह्यूज ये कॉन्टिनेंट है ना। और इस कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो डिज़र्ट जो है, ये ड्राई डिज़र्ट जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ड्राई डिज़र्ट, वो भी यहाँ पे लाई करता है। दिस इज़ द रीजन ऑफ द ड्राई सहारा नोन एज द वर्ल्ड बिगेस्ट ड्राई डिज़र्ट इज़ लोकेटेड हेयर। अच्छा, आप थोड़ा सा और नीचे की ओर देखते हैं। ये नीचे देखिए, है ना, अफ्रीका कितना ह्यूज है, आपको इससे पता चल रहा होगा। तीनों लाइंस जो अभी हम लोगों ने बात कर रखे थे, वो तीनों ही लाइन इससे पास होती हैं। जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों ही इससे पास करती हैं। आपने देखा हिंद महासागर है इसके इस तरफ। हम ये भी देख रहे हैं कि कई जन संधि है, जैसे सुएज़ नहर के बारे में मैंने बात किया। सुएज़ नहर कहाँ है तो आप फाइंड आउट करेंगे कि सुएज़ नहर ये है। तो इस हिसाब से ये बहुत ह्यूज कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। कुछ और बातें करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो हम ये पाएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कि ये मेडिटेरियन सीज़ जो अभी बात कर रखी थी, मेडिटेरियन सी हमने देखा इसमें थी, है ना, मेडिटेरियन सी दिखा। हमने रेड सी को देखा, रेड सी भी वहाँ पे थी, है ना। इंडियन ओशियन, अटलांटिकन ओशियंस था। अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो इस्लाम यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट रीजन है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी सेकंड रीजन में आती है, और अरबिक यहाँ की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। यानी सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है तो वी से द अरबिक इज़ द मोस्ट टॉक लैंग्वेज इन अफ्रीका, सबसे ज़्यादा ये बोली जाती है। कुछ और इसके बारे में देखते हैं। बोथ प्राइम मेडिटेरियन एंड द इक्वेटर कट अक्रॉस द कंट्रीज़, है ना। तो यानी हम लोग देखें कि इसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। अल्जीरिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ दिस बाय द एरिया ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। यानी अल्जीरिया जो है वो सबसे बड़ा देश है इसका। आप अल्जीरिया को देखेंगे तो यहाँ फाइंड आउट करेंगे ये अल्जीरिया है जो सबसे बड़ा है हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और देखते हैं नाइजर की बात करते हैं। नाइजर हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। नाइजीरिया के पास नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इन अफ्रीका। नाइजीरिया कहाँ है आप देखिए, नाइजीरिया यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। नाइजर के नीचे नाइजीरिया, नीचे वाले मैप में ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, मैं आपको दिखाई दूँ कि नाइजीरिया कहाँ पे है। ओके, दैट इज़ अ नाइजीरिया, है ना। ये नाइजीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और नाइजीरिया के बारे में एक और फैक्ट है कि ये ऑयल रिजर्व, बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है नाइजीरिया के पास, है ना। तो हम कह सकते हैं कि नाइजीरिया हैव अ 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, इन अफ्रीका अ बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। द वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस इथोपिया, जो सबसे दुनिया का सबसे गर्म प्लेस इथोपिया माना जाता है, वो भी आपको इस अफ्रीका में ही दिखेगा। लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ द पीसीएस मेटल, 40% ऑफ गोल्ड का रिजर्व, 60% ऑफ कोबाल्ट का रिजर्व एंड 90% ऑफ प्लेटियम का रिजर्व इस आपको कॉन्टिनेंट में मिलेगा। The continent reigned and inhabited the remainder unknown the thousand of the year, earning the name of the dark continent. इस अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज अ डार्क कॉन्टिनेंट, देन इट्स एग्जैक्टली द अफ्रीका इज नोन एज अ डार्क कॉन्टिनेंट। एक लार्जेस्ट वाटरफॉल है, दैट इज विक्टोरिया वाटरफॉल। ये जिम्बाब्वे में है और जाम्बिया बॉर्डर के पास है।
जो दैट इज़ नॉट द विक्टोरिया फॉल है यहाँ पे। और विक्टोरिया लेक है वो जो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की, और सेकेंड लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की, वो भी अफ्रीका में सिचुएटेड है। और अफ्रीका में जो है पिंक लेक भी है जिसका नाम है सेनेगल। अफ्रीका के हम लोग ईच कंट्री को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा जान जाएंगे कि किस कंट्री में कौन से कैनाल हैं, कौन सी रिवर पास आउट करती है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है वो मोरक्को की बात करते हैं। तो अफ्रीका में जैसे कि बोला गया कि अफ्रीका में 54+4 है। ओके, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा था कि यहाँ पे 54 कंट्री हैं +4 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। तो 54+4 की बात की जाए तो 54+4 कंट्रीज़ के यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे, अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोट्सवाना, ये पूरी लिस्ट हैं। इस लिस्ट में जो धीरे धीरे मैं इन सब पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, बट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी वीडियो पहले ही ला दूंगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। तो इन कंट्री में जो सबसे पहले जिस कंट्री की हम लोग बात करने वाले हैं वो है ये कंट्री दैट इज़ नोन एज अ मोरक्को। तो इस वीडियो में हम लोग मोरक्को के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखा जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो डिवाइडेड है। वो बेसिकली सेंटर अफ्रीका में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सेंटर अफ्रीका में डिवाइडेड है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। मीन्स दैट अफ्रीका डिवाइडेड है सेंटर अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट अमेरिका और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमने देखा इन पार्टों में डिवाइड है, जिसमें ये नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है जिस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, दैट्स नोन एज अ मोरक्को। तो नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, वो है मोरक्को। अब मोरक्को के बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, वहाँ की जियोपॉलिटिक्स क्या है, कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे इकोनॉमी कैसी है, वो किस चीज़ में किस रैंक पे आता है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का रिलीजन क्या है, वहाँ की कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन से माउंटेन्स, कौन से एनिमल्स और कौन से इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दैट इज़ नोन एज अ मोरक्को। आइए मोरक्को के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, आप जो मोरक्को को देखिए तो ये है हमारा मोरक्को, इस पोजीशन पे है हमारे पास मोरक्को। मोरक्को की जो कैपिटल है वो है रबात, है ना। आप इसके ईस्ट साइड में देख रहे हैं तो आपको अल्जीरिया दिख रहा है। आप इस साइड में दैट इज़ अ नॉर्थ साइड में देखेंगे तो नॉर्थ साइड में आपको स्पेन दिखेगा और ये मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ आपको दिखेगा। पीछे के साइड यानी वेस्ट साइड पे देखेंगे तो आर्टिक ओशियंस आपको दिख रहा है। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट सहारा हमको दिख रहा है। अच्छा, तो क्या बताएं, क्या मोरक्को लैंडलॉक कंट्री है? ना, ये मोरक्को बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसको दो जगह से, यहाँ से और यहाँ से ओशियन से पैसेज मिल रहा है, कनेक्टिविटी मिल रही है। अच्छा, हम पूछे क्या नाइजर लैंडलॉक कंट्री है? तो हाँ, नाइजर लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं से इसको ओशियन से कनेक्टिविटी नहीं मिली है। ये चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माली और नाइजर, ठीक है, इन सब से नाइजीरिया, इन सब से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है, बाकी मोरक्को हमारा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि मोरक्को के पास हम लोग कैसे पहुँचेंगे, तो मोरक्को को जाने के लिए अगर हम अपने प्यारे भारत से मोरक्को की ओर जाना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि पहले हम लोग इंडिया पे आते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत से अगर हम लोग चलते हैं तो इस एरिया से मुंबई से होते हुए हम लोग जो है गल्फ़ ऑफ एडन में जाएंगे। गल्फ़ ऑफ एडन से होते हुए रेड सी जाएंगे। रेड सी के बाद इस पैसेज को जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, सुएज कनाल। सुएज कनाल से होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेडिटेरियन सी में आ जाएंगे। मेडिटेरियन सी से होते हुए फिर और आगे बढ़ेंगे और ये स्पेन के पास और ये मोरक्को के पास इस पैसेज को, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, उसको बोलते हैं पैसेज ऑफ गिब्राल्टर। तो पैसेज ऑफ गिब्राल्टर से होते हुए हम लोग मोरक्को में, यहाँ से भी मोरक्को में आ सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि मोरक्को की कैपिटल क्या है, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि रबात जो है वो मोरक्को की कैपिटल है। आप यहाँ पे एक और देख रहे हैं, वो है मार्केश। मार्केश क्या है? तो मार्केश हम बोलेंगे, मार्केश इज़ अ हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ द मोरक्को के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, मार्केश को। और यहाँ पे एक और ये देश है जिसको आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? ये है कैसाब्लैंका। कैसाब्लैंका जो है वो एक तरीके से देखिए पोर्ट है, यानी पोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हब में के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी कैपिटल तो हमने देखी है रबात, ठीक है। यहाँ देख लिया अल्जीरिया ईस्ट की ओर था,
अच्छा, एक बात और बता दूं मैं इसके बारे में आपको कि मोरक्को, दो ऐसे देशों के साथ मोरक्को ही एक ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन में खुलती है। देखिए कैसे, आप देखेंगे एक स्पेन है, आप स्पेन को फाइंड आउट करेंगे तो स्पेन के साथ भी ऐसा है कि स्पेन में देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी में उसकी सीमा खुल रही है और यहाँ पीछे की ओर अटलांटिक में खुल रही है। साथ में फ्रांस के साथ भी ऐसा है, फ्रांस की देखिए, फ्रांस की ये बाउंड्री जो है मेडिटेरियन में खुल रही है और पीछे जो है आपको बे ऑफ बिस्के से होते हुए अटलांटिका में खुल रही है। तो उसी तरीके से फिर ये मोरक्को भी हमारे पास है, जहाँ दो तरीके से आपको एक मेडिटेरियन सी से एक्सेस मिला हुआ है उसको, और यहाँ जो है अटलांटिक से इसको ओशियंस मिला हुआ है। तो देयर आर द 3 नेशन विच आर कनेक्टेड बाई दीज 2। अब कुछ और आगे बात करते हैं इसके। तो अब मोरक्को के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है मोरक्को। तो मोरक्को के बारे में देखा जाए तो जनरल में देखा जाए तो मोरक्को का नाम जो है, ठीक है, वो मार्केश, जो अभी हम लोगों ने बता रखा था कि मार्केश जो है उसका हिस्टोरिकल कैपिटल है। तो हिस्टोरिकल कैपिटल के नाम पे ये पड़ा, मार्केश पे इसका नाम पड़ा, ठीक है। और ये किस डेंसिटी के अंतर आता था, तो देखा जाए तो ये अल्मोराविड डेंसिटी तथा अल्मोहद के अंतर्गत ये पड़ता था। कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो 32 डिग्री नॉर्थ एंड 6 डिग्री वेस्ट है इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन है, तो यहाँ पे जो डार्क ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है वो अनडिस्प्यूटेड क्षेत्र है मोरक्को का, बल्कि जो ये लाइट ग्रीन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है मोरक्को का, ठीक है। वेस्टर्न सहारा के साथ जो है वो उसका थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है इस बॉर्डर पे। कोट ऑफ आर्म्स की बात करते हैं तो ये मोरक्को का कोट्स ऑफ आर्म्स है। ये लायंस आप देख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बैरबर लायंस, जो कि इस समय एक्सटेंट इन वाइल्ड हो चुके हैं, ठीक है, ये लायन, और ये इसका फ्लैग है मोरक्को का, ठीक है। एरिया की बात की जाए तो 7,10,000 के आसपास इनके पास एरिया है मोरक्को की, और वाटर की एबिलिटी देखा जाए तो 250 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इनके पास वाटर की एबिलिटी है। अगर हम लोग देखा जाए मोरक्को की ऑफिशियल डिवाइज़न कितने में किया गया है, तो 12 रीजन में मोरक्को को ये बेसिकली डिवाइड किया गया है। ये है वो रीज़न जिसमें मोरक्को को डिवाइड किया गया है। नेम इंपॉर्टेंट नहीं है एज एग्जामिनेशंस, बस एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। दीज आर द 12 रीजन इन विच द मोरक्को आर डिवाइडेड। खैर, बॉर्डर की बात किया जाए तो अभी बॉर्डर मैंने मैप में भी देखा था कि अल्जीरिया से इसका बॉर्डर मिला रखा हुआ है, अटलांटिका से, मेडिटेरियन सी से मिला रखा है, और वेस्टर्न सहारा से। तो ईस्ट में अल्जीरिया से बॉर्डर मिला हुआ है, वेस्ट देखा जाए अटलांटिक ओशियन से, नॉर्थ से देखा जाए तो मेडिटेरियन सी से, साउथ में देखा जाए तो वेस्ट सहारा से। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको खास बात दिख रही है कि ये क्लेम करता है, मोरक्को जो है कुछ इनक्लेव्स को क्लेम करता है, जैसे ये है ना, स्यूटा, मलीला और पैनॉन डी वेज डे ला गोमेरा, कुछ ये थोड़ा सा नाम लंबा है, इन पे क्लेम करता है अपना। लेकिन ये सारे जो हैं अभी स्पेनिश रूल्स के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन जो है मोरक्को उनको क्लेम करता है कि ये उसके बॉर्डर हैं। तो दीज आर द डिस्प्यूटेड एरियाज आल्सो रिगार्डेड ऑफ द मोरक्को। अच्छा, अभी इससे पहले मैंने बता दिया था कि ये ओनली 3 नेशंस के साथ, यानी कि जैसे कि स्पेन और फ्रांस के साथ यही ऐसा नेशन है जो अटलांटिक और मेडिटेरियन कोस्ट लाइन दोनों से अपनी बॉर्डर, कोस्ट लाइन बॉर्डर दोनों तरफ इसकी है। तो हम लोग मैप में देख चुके थे, ठीक है। अच्छा, ये महरब रीजन का है, तो अगर आपको कभी कभी पूछता है महरब रीजन में कौन कौन आते हैं, तो आप बोलेंगे अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है, मारुतानिया, मोरक्को और टूनीशिया। इन रीजन को मिला के जो है महरब रीजन के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में आगे और थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। कैपिटल की बात किया जाए तो मोरक्को की कैपिटल क्या है, ठीक है, तो एज ए सीन दैट इसकी कैपिटल रबात है, जो पहले बोल चुके थे, इसकी कैपिटल रबात है। लार्जेस्ट सिटी की बात किया जाए, ठीक है, तो इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है, कासाब्लांका है। जैसे कासाब्लांका है, इसकी आर्थिक क्षेत्र भी है, और मैंने दिखाया था कि कोस्टल क्षेत्र भी है मोरक्को का। ये इंडिपेंडेंट पा चुका है 7 अप्रैल 1956 को। टाइम जोन इसकी UTC+1 है, और कॉलिंग कोड जो है 212 है। इंटरनेट आईडी के लिए ये क्या यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट आईडी के लिए ये m.ma यूज़ करते हैं। पीपल्स एंड पर्सनस की बात करते हैं कि कैसे पीपल एंड पर्सन है, तो सबसे पहले डेंसिटी की बात आती है मोरक्को की। तो मोरक्को की डेंसिटी बहुत हाई नहीं है, 50 पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र है इनके रहने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो सहारा डिज़र्ट जो है वो होता है हैबिटेट नहीं है रहने के लिए, काफ़ी वास्ट इम्पॉर्टमेंट है। बस मेडिटेरियन एरियाज़ में जो हैं, यानी कि नॉर्थन रीजन में ये अच्छे से रह लेंगे,
और बाकी आप देखेंगे कि तो बहुत वास्ट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं है रहने के लिए। आपको इसको मैप में देखते हैं तो उससे पता चल जाता है और कि आखिर ऐसा क्या है कि नॉर्थ रीजन में लोग ज़्यादा रहते हैं और साउथ रीजन में लोग कम रहते हैं सहारा में। एक्चुअली नॉर्थ रीजन में सहारा में जो है ना, अभी आप यहाँ पे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मोरक्को खुला, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि ये हमारे पास कुछ ग्रीनिश रीजन आपको दिख रहा होगा, है ना। आपको ये ग्रीनिश पार्ट दिख रहा होगा ना, ये लैंड थोड़ी फर्टाइल है तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे फेस है ना, फिर है कैसाब्लैंका, यहाँ पे स्पेस है, रबात इनकी कैपिटल ये दिख रही है। तो ये पूरा ग्रीनिश एरिया है, तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी है, तो लोग ज़्यादा यहाँ पे निवास करते हैं। वाइल इस तरफ आएंगे ना तो इस एरिया में देख रहे हैं ना, आपको रॉकी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। तो रॉकी टाइप का स्ट्रक्चर दिखने के कारण क्या होगा ना कि यहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा हास है, यहाँ पे रहने के लिए अच्छा नहीं है। तो दैट इज़ वाई यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, रॉकी भी टाइप का है और सहारा डिजर्ट भी हम जानते हैं इस पूरे बेल्ट में है। तो दैट इज़ वाई यहाँ का पॉपुलेशन बहुत नहीं है। और जैसे हम पहले बता चुके हैं, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि पहली बात तो ये है कि ये है मार्राकेश, ये जो है हिस्टोरिकल कैपिटल है। फिर ये है कासाब्लैंका, ये जो है इकोनॉमिकल इसका कैपिटल है। और रबात जो है इसका कैपिटल है मोरक्को का। तो ये 3 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन द टाइम लाइन ऑफ द मोरक्को। अच्छा जी, तो हम लोग जो है अब बात कर रहे थे डेंसिटी की, बात कर रहे थे मोरक्को की। तो हमने देखी थी 50 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से इनकी डेंसिटी थी मोरक्को की। अब आगे आते हैं तो अच्छा, अब ये देखना है आपको कि जो मोरक्को है, ठीक है, वो किस साइड में पड़ा हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि वो बिल्कुल किनारे की ओर पड़ा हुआ है, मीन्स दैट इज़ नोन एज अ वेस्टर्न रीजन ऑफ अपर वेस्टर्न रीजन, यानी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द सहारा पेनिसुला के आसपास मोरक्को पड़ा हुआ है। कैपिटल क्या है मोरक्को की? रबात है उसकी कैपिटल, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे थे, 50 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी डेंसिटी थी। फूड की बात करते हैं कि मोरक्को में कौन कौन से फूड बड़े फेमस हैं, ठीक है। तो मोरक्को के फूड आपके सामने कुछ पेश हैं, ठीक है। एक तो फूड ये है, ठीक है। इस फूड का नाम क्या है? इस फूड का नाम है पास्टिला फूड है, ठीक है। फिर ताजीन फूड है, तांजिया फूड है और हरीरा है। हरीरा जो है एक सूप है जिसको लोग पीते हैं। बेसिकली हरीरा जो है वो रमज़ान के महीने पे बहुत पिया जाता है। और यहाँ पे अताई जो है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना, तो ये अताई एक चाय है जो पुदीने के पत्ती से और अन्य सामग्रियों से मिलके बनाई जाती है, अताई। एजुकेशन की बात किया जाए तो मोरक्को में जो है फ्री एजुकेशन दिया जाता है और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है प्राइमरी से स्कूल लेवल तक। जैसे हमारे इंडिया में भी है वो प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, इसी तरीके से यहाँ पे भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है प्राइमरी से लेकर स्कूल तक। लिटरेसी रेट 2012 में यहाँ की जो है 72% थी मोरक्को में, क्वाइट ठीक है। सितंबर 2006 में यूनेस्को ने अवार्ड दिया था मोरक्को को अदर कंट्रीज़ के साथ, जैसे क्यूबा, पाकिस्तान, इंडिया और तुर्की के साथ मिलके इनको क्या मिला था? यूनेस्को 2006 लिटरेसी प्राइज़ मिला था, यानी इन्होंने लिटरेसी पे बहुत अच्छा काम किया। तो दैट इज़ वाई दे गॉट द प्राइज़ ऑफ यूनेस्को 2006 लिटरेसी प्राइज़। एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इसको कौन बनाया था? इनको बनाया था फ़ातिमा अल फिजरी ने। और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? अल क्वारा विंगिंग। तो अल क्वारा विंगिंग यूनिवर्सिटी जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। हेल्थ की अगर बात करते हैं मोरक्को में कि हेल्थ कैसा चलता है मोरक्को का, व्हाट इज़ अ हेल्थ बेनिफिट ऑफ मोरक्को, तो यहाँ पे देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 20 जो है वो डेथ्स है, ठीक है, पर 1000 बर्थ, तो इसको हाई ही बोलेंगे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ की हाई है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ की बहुत हाई है, 121 जो है, तो इसको भी हाई ही बोला जाएगा, ठीक है। 1 लाख में 121 जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स है, जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 20 डेथ्स ऑफ 1000 थी। अच्छा, लाइफ एक्सपेंडिचर की बात किया जाए तो लगभग जो है 74.3 और 73.3 जो है मैन के लिए है, 75.4 वुमेन के लिए है, यानी यहाँ पे मेंस की ज़िंदगी थोड़ी कम है इन रेस्पेक्ट टू द वुमेन।
देखा जाए तो मोरक्को को 16th रैंक दिया गया था 29 कंट्री में ग्लोबल यूथ जो है वेलबीन इंडेक्स में, यानी कि ये यूथ के लिए भी इस समय मोरक्को बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सो दैट इज़ वाई ही गेट द 16th रैंक आउट ऑफ 29 कंट्री। लैंग्वेज की बात किया जाए तो मोरक्को में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो बेसिकली मोरक्को में जो है अरबिक और बर्बर लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और भी कुछ स्पोकन लैंग्वेज हैं, बेसिकली ये ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और स्पोकन लैंग्वेज में कौन सा है, दरीजा है, आपको बर्बर मिलेगा, हासिनिया मिलेगा, फ्रेंच मिलेगा, कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी यहाँ बोले जाते हैं जैसे इंग्लिश और स्पेनिश है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अरबिक और बर्बर है, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे अरबिक ही बोली जाती है। पॉपुलेशन की बात किया जाए मोरक्को की पॉपुलेशन कितनी है, तो मोरक्को की पॉपुलेशन 3,64,72,000 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ के पीपल्स को देखिए, इस तरह के पीपल्स हैं, दे आर नॉट, जैसे हम लोग के दिमाग में एक छवि बन जाती है कि इफ द अफ्रीकाज नेशंस दैन दे आर द डार्क इन कलर, सो नॉट इट्स हेयर। मोरक्को में ऐसा नहीं है, मोरक्को की पॉपुलेशन है सिंपल पॉपुलेशन है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो सुन्नी इस्लाम ज़्यादा है। सुन्नी इस्लाम नियर अबाउट हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे 98% जो है वो सुन्नी इस्लाम हमको देखने को मिलेगा। इथनिक ग्रुप की बात बोले तो 99% जो है आपको इसमें अरबिक बार्बर दिखेंगे और 1% में अदर दिखेंगे। कुछ हिस्ट्री टाइमलाइन की बात में मोरक्को की बात करते हैं, ठीक है, कि हिस्ट्री टाइमलाइन मोरक्को की कैसी चली है, ठीक है। तो हिस्ट्री टाइमलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अपर पैलोलिथिक्स में जो है महरब जो है बहुत फर्टिलाइज लैंड, यानी कि अगर हम जो है पहले जो है इस तरह ऐसा नहीं था सहारा की पहले से ही वहाँ पे इस तरह के रेगिस्तान नहीं था, वहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल थी, ठीक है। कुछ जो है वो जोग्राफिकल चेंज के कारण अब ये देखा गया है कि वो फर्टिलिटी कम हो गई है। तो ड्यूरिंग टू द अपर पैलोलिथिक द महरब वॉज अ मोर फर्टिलाइज दैन द टुडे, पहले से ज़्यादा फर्टिलाइज था, ठीक है। और सवाना से भी लगभग हम कह सकते हैं ज़्यादा था। यहाँ पे होमोस्पीशियन के फोसिल्स भी देखने को मिले हैं जो लगभग जो है वो 3,15,000 साल पहले के हैं डेटेड के, वो हमको देखने को मिले। 18th सेंचुरी के आसपास हम लोगों ने देखा कि बर्बर डेंसिटी एरोज हुई है मोरक्को में अंडर द अल्मोरेविड डेंसिटी एंड द अल्मोहेड डेंसिटी द मोरक्को डोमिनेट द महरब रीजन्स। तो पूरे महरब रीजन को उन्होंने डोमिनेट किया। महरब रीजन्स अगर आपको देखा जाए, बोला जाए कि महरब रीजन क्या है, ठीक है, तो महरब रीजन इन रीजन को कहते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि महरब रीजन किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा आपकी क्लियरेंस होगा। इस पूरे रीजन्स को जो आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है और सिमिलर और कुछ यहाँ के रीजन्स को मिला के महरब रीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये नीचे तो ज़्यादा क्लियर था महरब रीजन के बारे में। ओके, आपको दिखाई देता हूँ महरब रीजन ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि महरब रीजन कहते किसको हैं। दिस इज अरब लीग, दिस इज द महरब रीजन। तो ये रीजन है, ये रीजन हमारे महरब रीजन के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से नेशंस हैं इसमें, अल्जीरिया है, लीबिया है, मारुतानिया है, टूनेशिया है, मोरक्को है। तो ये सब हमारे महरब रीजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में और हम जानकारी जब हम लोग पीछे वाले सेक्शन में आएंगे तो हम इसको देखेंगे महरब रीजन के बारे में। और तो हम लोगों ने देखा कि 11th सेंचुरी में जो हैं बहुत डोमिनेंट किया था, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग यही देख रहे थे कि बहुत डोमिनेंट हुआ था 11th सेंचुरी में। किसने डोमिनेट किया था, अल्मोरिड डेंसिटी ने बहुत डोमिनेट किया था, अल्मोहेड डेंसिटी ने बहुत डोमिनेट किया था। 13th सेंचुरी ऑनवर्ड के बाद देखा जाए कंट्री सॉ द मासिव माइग्रेशन ऑफ द बाहू हाटी, यानी अब देखा जाए तो बाहू हाटी ट्रिबल्स का जो है वो माइग्रेशन देखने को मिला 13th सेंचुरी में। अगर 15th सेंचुरी की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए मुस्लिम रूल्स इन द सेंटर एंड द साउथर्न स्पेन से जो है वो यहाँ पे आए हैं, ठीक है, मोरक्को में मिले। यानी 15 शताब्दियों में पुर्तगालियों ने मोरक्को में अटलांटिक के तट पर नियंत्रण किया और 15 शताब्दियों में आप देखेंगे कि पुर्तगालियों ने भी इनके तट पे नियंत्रण किया, ठीक है। द पोर्चुगीज एम्पायर बिगन इन द मोरक्को एट द 15th सेंचुरी के आसपास हम लोग बोल सकते हैं। 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, द मेरेडिट एंड सादी डेंसिटी ने यहाँ पे राज किया। 1631 में क्या हुआ था कि अलॉट डेंसिटी विच इज़ रूल्ड इन दिस डे रिसाइज द पावर। 2004 और 1904 में क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक तौर पर फ्रांस के प्रभाव को वहाँ पे स्वीकृति दे दी। तो
1904 में हम लोग कहेंगे कि फ्रांस को जो है यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्वीकृति दे दी गई। उस समय जो है यूनाइटेड किंगडम काफ़ी पावरफुल नेशंस के रूप में था और एट द टाइम वो इंडिया पे भी अपना कब्जा जता रखा था। 1906 ईस्वी में अल्जेरिया सम्मेलन में फ्रांस और स्पेन के लिए मोरक्को में पुलिस के कर्तव्यों की स्थापना की और फिर 1912 में मोरक्को फ्रांस की संधि के साथ फ्रांस मोरक्को का संरक्षक बन गया। तो 1912 की संधि में देखा जाए तो मोरक्को फ्रांस का संरक्षक बन गया था और हमने देखा कि 2004 में जो है क्या हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम ने उसको मान्यता दे रखी थी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। 1912 की बात करते हैं कि 1912 में क्या हुआ। 1912 की अगर बात किया जाए तो मोरक्को वॉज डिवाइडेड इनटू अ फ्रेंच एंड स्पेनिश, यानी फ्रेंच और स्पेनिश में जो है 1912 में हमारा ये मोरक्को डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर 1956 की बात करते हैं, इट रिगेन द इंडिपेंडेंस, तो 1956 में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। 1945 में स्पेन एग्री टू डिकोलाइज द टेरिटरी ऑफ द मोरक्को एंड द मॉरिटानिया इन अ गुरिल्ला वॉर एरोस। अच्छा, तो स्पेन ने जब जो है ना स्पेन ने जब 1975 को नेशन को छोड़ा तो वहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर हमको देखने को मिला। ठीक है, स्पेन में मोरक्को के बीच में, ठीक है, और किसके बीच में, मारुतानिया के बीच में, हम दोनों के देश के बीच में हमको गुरिल्ला वार देखने को मिला, जो 1979 तक जो है वो क्लेम के लिए लड़ते रहे और 1991 में सीज फायर के साथ ही ये गुरिल्ला वार ख़त्म हुआ। अब थोड़ा सा वहाँ पे स्थिरता का माहौल है। मोरक्को संकट एक कॉज है, मोरक्को संकट क्या है, तो ये दो ऐतिहासिक घटनाओं को मोरक्को संकट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें पहला संकट क्या है कि फ्रांस द्वारा मोरक्को पर प्रभुत्व स्थापित करना और दूसरा है जर्मनी द्वारा फ्रांस में बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को जोड़ा जाता है। तो पहला संकट क्या है, फ्रांस द्वारा मोरक्को प्रभुत्व स्थापित करना, और दूसरा क्या है, जर्मनी द्वारा फ्रांस की बढ़ती शक्तियों को रोकने के लिए किए गए कार्यों को गिना जाता है। दीज टू आर नोन एज अ मोरक्को संकट। दिस आर द क्वाइट स्मॉल हिस्ट्री ऑफ द मोरक्को। इकोनॉमी की बात किया जाए तो मोरक्को जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एशिया है, 5th एशियन इकोनॉमी बाई जीडीपी के और पीपीकी के अंतर्गत भी है। द मोरक्को रिसोर्स ऑफ द मोरक्कन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, फॉस्फेट एंड टूरिज्म। तो अच्छा देखा जाए तो कहाँ कहाँ से इनमें मेन आ रहा है, फॉस्फेट पे देखिए ये नंबर 3rd पे है मोरक्को नंबर 3rd में फॉस्फेट उत्पादन करता है, एग्रीकल्चर है और टूरिज्म है। ये 3 सेक्टर है जिससे रेवेन्यू जनरेट होती है मोरक्को को। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म 2nd लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है मोरक्को का, फॉस्फेट इंडस्ट्री के बाद। ठीक है, एक यहाँ पे गार्डन की बात की जा रही है। विच आर दीज गार्डन, द नेम ऑफ दिस गार्डन इज वॉट, इट इज़ अ मरजोरली बोटानिकल गार्डन। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है मैराकेश में है ये, और ये जो गार्डन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉस्फेट ऑफ द चाइना भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मोरक्को में। तो टूरिज़्म मैंने देखा कि टूरिज़्म में इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉस्फेट में मैंने देखा कि ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉस्फेट है चाइना के बाद, तो 3rd लार्जेस्ट है। तो पहला कौन है, चाइना है जो नंबर 1 पे जो है वो फॉस्फोरस को बनाता है, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो 2nd नंबर पे बनाता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस प्रोड्यूसर यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मोरक्को में। जीडीपी की अगर बात किया जाता है कि तो क्या जीडीपी है यहाँ की, तो यहाँ की जो है जीडीपी लगभग ये आपको दिखती है 122.458 बिलियन डॉलर की यहाँ की जीडीपी है। और पर कैपिटल की बात किया जाए तो 9,339 यहाँ की जो है वो पर एनुअल इनकम है। तो पर एनुअल इनकम कितना है, $9,339 है। करेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे है मोरक्कन दिनार यहाँ पे चलता है। ठीक है, और 1 मोरक्कन दिनार लेने के लिए आपको लगभग ₹7.50 खर्चने पड़ेंगे, तो आपको 1 मोरक्कन दिनार मिलेगी। तो यहाँ की करेंसी थोड़ी हाई है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द इंडियन। गवर्नेंस की बात किया जाए तो मोरक्को की सरकार जो है वो क्या है, संवैधानिक राजशाही माना जाता है यहाँ की सरकार को। लेजिस्लेचर की बात किया जाए तो यहाँ पे अपर हाउस यानी हाउस ऑफ काउंसिल एंड लोअर हाउस द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, 2 चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट, द असेंबली आर रिप्रेजेंटेटिव एंड द असेंबली ऑफ काउंसिलर के नाम से जाना जाता है। मोरक्को में सरकार की न्यायिक शाखा सर्वोच्च न्यायालय है, यानी यहाँ पे एक सर्वोच्च न्यायालय है जो न्यायिक शाखा का हेड माना जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर देखा जाए तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो सादेद्दीन ओतमानी यहाँ के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और किंग देखा जाए तो मोहम्मद 4 यहाँ के किंग है। किंग को लगभग वैसे ही हैं, तो ये आप लोग देख रहा होगा ये ना
ये है ओस्मानी जी हैं ये, ठीक है, और ये मोहम्मद IV हैं। यहाँ के किंग को ऐसे ही रुतबे प्राप्त हैं जैसे कि राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। द किंग ऑफ मोरक्को होल्ड द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर स्पेशली ओवर द मिलिट्री फॉरेन पॉलिसी एंड द रिलेशन अफेयर्स के ऊपर उनको पावर प्राप्त हैं। द किंग आर इशू एंड डिक्रीजेस कार्ड द डेहर वो कहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, विच हैव अ फोर्स ऑफ लॉ, यानी लॉ को फोर्सफुल लगाना, यानी क्या है, देहर्स वो इम्प्लाइड कर सकते हैं इसमें। ही कैन डिजॉल्व द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट से उनको पार्लियामेंट को डिजॉल्व करने के पहले उनको बात करना होता है। अच्छा, फ्रीडम प्रेस 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से नॉट फ्री है मोरक्को का प्रेस, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। और 2017 में देखा जाए तो पार्शली फ्री हुआ, यानी थोड़ी सी उसकी स्थिति सुधरी है, यानी 2014 में जहां बिल्कुल फ्री नहीं था वहां 2017 में पार्शली फ्री हुआ, यानी प्रेस स्वतंत्रता थोड़ी दी गई वहां पे। अच्छा, मेंबर्स की बात किया जाए तो मोरक्को किसका मेंबर है, तो यूनाइटेड नेशन का ऑब्वियसली मेंबर है मोरक्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। ये यूनाइटेड नेशन के एम्बल है, ये उसका फ्लैग है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। कुछ यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ी बात बता दूँ। 26 जून 1945 को ये जो है फॉर्म हुआ था, लगभग 74 साल हो चुके हैं फॉर्म हुए। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन सी है, अरबिक बोली चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया और स्पेनिश, इन लैंग्वेजों को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है यूनाइटेड नेशंस में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इनके जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं। कितने मेंबर्स हैं, तो 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं उनके मिले हुए हैं। अफ्रीकन यूनियन का भी ये मेंबर है, जो अफ्रीकन यूनियन का फ्लैग आपको दिख रहा होगा, एम्बल दिख रहा है। अफ्रीकन यूनियन मतलब पूरे अफ्रीका का यूनियन उसको कहा जा सकता है। 9 जून 2002 में ये फॉर्म हुआ है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसमें जितनी चीज़ें कवर की जा रही हैं ये फर्दर और भी चीज़ों को मे बी इंपॉर्टेंट है। जैसे अफ्रीकन यूनियन का पूछ सकता है कि कितने मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल सेंटर इसके जो है सेंटर कहाँ पे, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सेंटर कहाँ है, तो एडिस अबाबा में इसका पॉलिटिकल सेंटर है और जोहान्सबर्ग में इसका पॉलिटिकल सेंटर है। चेयरपर्सन कौन है, तो कैरल रामाफोसा इसके जो हैं आपको चेयरपर्सन दिखेंगे अफ्रीकन यूनियन के। लगभग 55 मेंबर्स इसमें बैठते हैं। अरब लीग का भी ये मेंबर है। अरब लीग का फ्लैग और आपको ये एम्बल दिखेगा अरब लीग का। इतने कंट्रीज़ जो हैं वो अरब लीग के अंतर्गत आते हैं। 22 मार्च 1945 को फॉर्मेशन हुआ। 22 स्टेट इसमें हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर जो है वो इजिप्ट में है, कायरो के अंदर। अरब लीग सेक्रेटरी इस समय कौन है, तो अहमद अबोल गिल्त हैं इसके सेक्रेटरी जनरल। ये जो है यूएमए यानी अरब महरब यूनियन का भी सदस्य है। तो महरब यूनियन में जैसे पहले बात किया था, ये महरब यूनियन है। एम्बल आपको दिख रहा होगा महरब यूनियन का। इसका फॉर्मेशन जो है 17 फरवरी 1989 में है। ये बेसिकली सारे अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनका एसोसिएशन कह सकते हैं। सीट ऑफ सेक्रेटरी कहाँ इनका एक तरीके से मुख्यालय कह सकते हैं, तो रबात मोरक्को में ही इसका मुख्यालय है। इसमें मेंबर देखा जाए तो अल्जीरिया, लीबिया है ना, मॉरिटानिया, मोरक्को और टूनीशिया इसके मेंबर हैं। कौन है इनके सेक्रेटरी जनरल, तो इनके सेक्रेटरी जनरल है ताइबित बैकोची। अब मोरक्को जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन का भी सदस्य है, ठीक है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं ऑब्जर्वर स्टेट जितने ब्लू में हैं उनको ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। ग्रीन जो है वो सारे मेंबर स्टेट्स हैं, यानी ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो आपको ग्रीन में दिख रही हैं, दीज आर द मुस्लिम कंट्री है ना। और सस्पेंडेड स्टेट जो है रेड में दिख रहा है, एक ही है वो। अच्छा, इसका चार्टर जो है लगभग साइन किया गया था 25 नवंबर 1969 को, या 1969 को इन फोर्स में आया था। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर और हेडक्वार्टर जो है इसका सऊदी अरबिया में है, जद्दाद में। मेंबर जो है लगभग 57 मेंबर स्टेट हैं, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, यूसुफ अल ओतमन इसके इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं। नॉन अलायंस मूवमेंट का भी ये सदस्य है। नैम का भी ये सदस्य है। नैम के आप सदस्यों को देख रहे होंगे, जो डार्क ब्लू में हैं वो इसके मेंबर कंट्री हैं, और ब्लू वाले जो हैं वो ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में आपको दिख रहे होंगे। तो ये नैम का भी सदस्य है। कोऑर्डिनेटिव ब्यूरो न्यूयॉर्क में है इसका, ठीक है। तो नैम का जो है वो न्यूयॉर्क में आपको दिखेगा कि न्यूयॉर्क में इसका सेंटर है। और इसमें कहाँ कहाँ चेयर इसकी बैठती है,
तो अज़रबैजान में बैठती है, ठीक है। और चेयरमैन कौन है इसके, तो चेयरमैन है इल्हाम अलियेव। कम्युनिटी ऑफ द साहिल सहारन स्टेट का भी ये पार्ट है, सहारन स्टेट के, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो डार्क ब्राउन में दिख रहे होंगे, और कंट्री ज्वाइनिंग लेटरल जो है वो आपको लाइट ब्राउन में दिख रहे होंगे। तो उसमें मोरक्को भी आपको दिख रहा होगा, यानी मोरक्को ने बहुत देर में ज्वाइन किया है इसको। इस कम्युनिटी का फॉर्मेशन जो है 4 फरवरी 1998 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका लीबिया त्रिपोली में है, और 29 मेंबर स्टेट इसमें हैं। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन से हैं, तो इब्राहिम सानी लाहबिनी जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। रैंक की बात किया जाए तो मोरक्को को कहाँ कौन सा रैंक मिला हुआ है, तो 1960 से 1980 के अंतर्गत जब हुसैन II की लीडरशिप थी तो इनकी वर्स्ट पोजीशन थी उस समय, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के रेस्पेक्ट में। अब थोड़ी अच्छी हुई है। 5th अफ्रीकन जो है इकोनॉमी बाई GDP हुई है मोरक्को की। ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट ऑफ 2009 में मोरक्को जो है 32 रैंक्स पाया है वर्ल्ड टर्म में, ठीक है। रोड में 16, सी में 45, एयर में 64 पाया है मोरक्को ने, और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी रैंकिंग है इन अफ्रीका में। मोरक्को जो है 16 रैंक पाया है आउट ऑफ 29 में एज अ यूथ इंडेक्स, जैसे पहले बता चुके थे कि यूथ इंडेक्स में बहुत अच्छी रैंकिंग इनकी आई है। 56% ऑफ द मोरक्को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से जनरेट होती है। ज्योग्राफी की बात किया जाए तो मोरक्को की सबसे ऊंची बिंदु जो है वो जोबेल टुबकल है, जो कि लगभग 4165 मीटर यानी 13,665 फीट की ऊंचाई पे है। जबकि सबसे नीचा बिंदु जो है वो ताह है, जो समुद्र से -180 फीट की गहराई पे है। सेंटर में देखा जाए, मोरक्को के सेंटर में क्या है, तो एटलस माउंटेन्स का सेंटर में है, ठीक है। ईस्ट में अल्जीरिया देख चुके हैं, वेस्ट में हम देखें अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ मेडिटेरियन सी है, और नॉर्थ में ही स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। जो रिफ माउंटेन है वो लोकेट है नॉर्थ में कंट्री के, और रिफ माउंटेन स्ट्रेच ओवर टू द रीजन बॉर्डरिंग टू द मेडिटेरियन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। यानी जो रिफ माउंटेन है वो फैला हुआ है जो मेडिटेरियन से लेके साउथ वेस्ट तक ये फैला हुआ है। साउथ में जो है वेस्ट सहारा है, और एटलस माउंटेन्स इज लोकेटेड इन मेनली टू द सेंटर ऑफ द साउथ ऑफ द कंट्री पे ये फैला हुआ है। यानी एटलस माउंटेन जो है वो साउथ सेंटर से लेके साउथ तक फैला हुआ है। साउथ ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द मोरक्को आर वेरी हॉट। साउथ ईस्टर्न पोर्शन जैसे पहले देख चुके हैं वो सहारा डिजर्ट का पार्ट है, तो बहुत गर्म है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रॉकिंग प्लेस हमको देखने को मिलता है। अच्छा, क्लाइमेट की बात करें मोरक्को की, क्या कि उनका क्लाइमेट कैसा है मोरक्को का, तो क्लाइमेट में देखा जाए तो ये कोपेन क्लाइमेट डिवीज़न के हिसाब से ये मोरक्को को आपका मैप दिख रहा होगा। जो आपको रेड दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली बहुत हॉट रीजन है। आपको ये रेड जो दिख रहे हैं ये बहुत हॉट रीजन है मोरक्को के, बहुत हॉट रीजन है ये रेड वाले पोर्शंस, ठीक है। येलो वाले आपको दिख रहे होंगे तो ये आप कोल्ड डिजर्ट्स हैं, ठीक है। और हॉट सीमी एरिड आपको दिख रहा होगा, ये हॉट सीमी एरिड है ये कलर में। कोल्ड सीमी एरिड आपको दिख रहा होगा, जो येलो कलर के हैं वो कोल्ड जो है वो सीमी एरिड है, ठीक है। तो कई तरह के मौसम का मिश्रण है। मेडिटेरियन भी मौसम आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मेडिटेरियन की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि मेडिटेरियन जब भी मौसम होता है तो मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे कैनरी करंट आती हैं ना, जो कि कोल्ड कैनरी करंट आती हैं अटलांटिक कोस्ट से, जो उनके मौसम पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। इसलिए समर का टेम्परेचर 29 से 32 होता है, विंटर 9 और 11 के आसपास जाता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। लगभग बारिश होती है मेडिटेरियन में 600 से 800 मिलीमीटर के आसपास, और 300 से 500 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। सब मेडिटेरियन में देखा जाए समर 27 डिग्री जाता है, बारिश लगभग 400 से 700 डिग्री होती है। रबात जो है वो उनका कैपिटल है। और कॉन्टिनेंटल में देखा जाए तो 40 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, विंटर -8 के आसपास होती हैं। तो मिला जुला मौसम यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कोस्टल प्लेन्स जो है, रिमार्केबल ये है कि मौसम के बारे में कि जो है कोस्टल प्लेन जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर और ह्यूमिड टेम्परेचर क्लाइमेट एलिवेशन पे हमको मिलता है। यानी जितने भी प्लेन है वहाँ पे, कोस्टल प्लेन है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा और ह्यूमिड टेम्परेचर दिखेगा हायर एलिवेशन पे, ठीक है। क्लाउड फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन द वेस्ट एंड द रिफ माउंटेन एंड द मिडिल एटस ऑफ द माउंटेन। अगर हम देखेंगे वहाँ पे थोड़े से जो है क्लाउड फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे रिफ माउंटेन में और मिडिल एटलस माउंटेन में, ठीक है। तो और हायर एलिवेशन पे जाएंगे तो अल्पाइन करेक्टर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। वाटर की देखा जाए तो कितना वाटर है, हाँ, साउथ ईस्ट पार्ट में देखा जाए तो सहारा डिजर्ट है, कितनी बार कह चुका हूँ ये देश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में सहारा डिजर्ट है, तो वास्ट कंडीशन होगी वहाँ पे। वाटर की सप्लाई देखा जाए तो 250 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इनके पास वाटर है।
रिवर के बारे में बात करें तो दारा रिवर है जो यहाँ की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है जो 1100 किलोमीटर के रूप में बहती है। तो ये पाथवे को फॉलो करती है दारा रिवर से बहने के लिए। सो दिस इज़ अ पाथवे ऑफ दारा रिवर्स, तो सबसे बड़ी रिवर है। और इससे देखिए 2 रिवर्स आके और मिलती हैं जो है दैरिस रिवर और इमिनी रिवर्स इनसे मिलती हैं, ठीक है। तो ये 2 रिवर्स हैं, इमिनी रिवर्स और क्वाजेटाई रिवर। तो क्वाजेटाई रिवर क्या है ना कि इमनी रिवर जो है सबसे पहले जो है क्वाजेटाई रिवर से मिलती है, उसके बाद वो दारा रिवर से मिल जाती है। तो दीज आर द फेमस रिवर्स। लेक्स तो अभी वहाँ पे कुछ देखे नहीं है, हाँ कुछ डैम्स हैं जिनके कारण आर्टिफिशियल लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। माउंटेन की बात किया जाए, एटलस माउंटेन हमारे पास सबसे पहला दिखा, तो ये आपको दिख रहा होगा एटलस माउंटेन इस एरिया में। द एटलस माउंटेन इज लोकेटेड मेनली इन द सेंटर एंड द साउथ रीजन ऑफ द कंट्री में हमको एटलस माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद बात किया जाए दूसरा माउंटेन एंटी एटलस यानी लेटर एटलस और लिटिल एटलस माउंटेन जो 3004 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। द सेकेंड ऑफ द एंटी एटलस नियर द तैफोराउट एंड द पीक इज़ अ बैकग्राउंड इज़ अ डेजिबल कीस्ट। तो ये ट्रांस एटलस भी यहीं मिलेगा, यानी एटलस और ट्रांस एटलस मोरक्को में ही आपको मिलने वाला है। सबसे ऊंची पीक की बात बोला जाए, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे ऊंची पीक को है तो ये है वो टॉबकल या फिर टॉबकल पीक्स है। टॉबकल या टॉबकल पीक है जो लगभग 4167 मीटर की ऊंचाई पे ये हमको मिल रहा है। टॉबकल माउंटेन यहाँ पे है 4161 मीटर की ऊंचाई पे हमको दिखने को मिल रहा है। डिज़र्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे एक डिज़र्ट जो है अर्चेबी इज़ अ मोस्ट मोरक्कन सेवरल अर्ग लार्ज सी ड्यून्स ऑफ वाइड ब्लो सैंड। यहाँ पे जो है वाइन ब्लो सैंड यहाँ से ड्यूम्स बनती है। अर्ग जो है चेबी डिज़र्ट है, ये यहाँ पे है, ये ड्यूम्स देखिए आपको दिख रहे होंगे लैंडस्केप ऑफ द अर्चेबी डिज़र्ट का, तो ड्यूम्स सैंड की बनती है। मिलिट्री की बात किया जाए तो अभी हमने डिज़र्ट देखा। मिलिट्री की बात किया जाए तो इसका जो है 138 था ये, सॉरी यहाँ पे 138 होगा, ओके 138 आउट ऑफ, तो 57 आउट ऑफ 138 जो है इसकी मिलिट्री में इसकी रैंकिंग है। इंडिया को 4th रैंकिंग मिली हुई है, पाकिस्तान को 15 रैंकिंग मिल रखी है। तो रैंक इसकी ठीक ठाक मिलिट्री है इनकी भी, ठीक है। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी की बात किया जाए तो फॉरेस्ट कवर लगभग 12% है इनके पास, ठीक है। 80% लैंड लगभग जो है एरिएबल है, जिसमें 50% में ये एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। एवी फना की अगर बात की जाए तो लगभग 454 स्पीसीज ऑफ एवी फना की हमको दिखती है, ठीक है। अब इनके कुछ एनिमल्स के बारे में जानने के पहले हम कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं। EX में एक्सटेंड होता है, ठीक है। EW यानी एक्सटेंड इन वाइल्ड, CR मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड, EN मतलब इंडेंजर, VU मतलब वनरेबल, NT मतलब नियर थ्रेटेन और LC मतलब लीस्ट कॉन्सर्न। तो एक्सटेंट मतलब ख़त्म हो गए और EW मतलब एक्सटेंट इन वाइल्ड, ठीक है, यानी कि अब जंगल में वो है नहीं, उनको कंजर्व करके रखा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बारबरी लायंस हैं जो हम देख रहे हैं ना, एक्सटेंट इन वाइल्ड है, यानी इस कंडीशन पे आ रहे हैं इस में, यानी ये अब वाइल्ड में नहीं देखे जा रहे हैं और नेशनल एम्बल्स में भी ये हमको देखने को मिलते हैं, है ना। बारबरी लायन जो है उनको अंतिम बार जो देखा गया था वो 1912 में देखा गया था एटलस माउंटेन के ऊपर। एक है एटलस बियर, ये तो एक्सटेंट ही हो चुका है, अब इसको नहीं देखा जा रहा है एटलस बियर को। बारबरी लेपर्ड्स की बात किया जाए तो ये हमारे पास बारबरी लेपर्ड है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इस समय। फिर बारबरी मैक्यूस है, ये है फेसिंग एक्सटिंक्शन की ओर ये जा रहे हैं, क्योंकि जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड पे दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण इनको बहुत दिक्कत आ रही है। इंपॉर्टेंट प्लेस की बात किया जाए यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो कशब और अटी बहादोग द बुल्ड बाय द बर्बस इन द 14th सेंचुरी अनवर्ड। तो कसाब है, कसाब का जो है वो एक है नेम एज अ बैन हाडू, ठीक है, बैन हाडू। कसाब ने बैन हाडू जो है बैन हाडू जिसको बुल्ड किया था बर्बर्स ने 14th सेंचुरी ऑनवर्ड में, एक यहाँ पे फेमस प्लेस है। दूसरा आपको देखेगा मार्केज में द सिटी ऑफ जो है मोरक्को। तो हमने बता रखा था ना, हिस्टोरिकल कैपिटल जो है वो आपको यही दिख रहा था, दैट इज़ नोन एज अ मार्केज। तो ये जो है बेसिकली रेड सिटी के नाम से भी मेड ऑफ द रेड क्ले है, तो ये रेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो है रेड क्ले से मिलके बना है, सो दैट इज़ वाई इट्स आल्सो नोन एज अ रेड सिटी, ओके। कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेस की बात किया जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, बर्बर यून्स ऑफ वॉल्यूबिल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ये देखिए, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है, ये इसको हम लोग बोलते हैं अल जदीदा, ठीक है, मॉडल अल जदीदा है ये,
ठीक है, ये 7 वंडर में इसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट्स है यहाँ पे। अल जदीदा का लोकेशन यहाँ पे, ये भी कोस्टल रीजन पे हमारा मिलेगा। ठीक है, अल जदीदा। एग्रीकल्चर की बात किया जाए तो एग्रीकल्चर में देखा जाए तो 18% जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए एग्रेबल हैं, 5% पे एग्रीकल्चर होती है, 40% जीडीपी इनकी आती है और लगभग 40 से 45% मोरक्को के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। मुख्य उत्पादन जो है यहाँ का गेहूँ, जौ, नींबू, अंगूर तथा सब्जी है। जैतून, पशुधन और शराब भी यहाँ पे शामिल है। अच्छा, अब 17वीं सेंचुरी में ना एक देखा जाए ना, कानेबिस जो है यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कानेबिस को तो रिफ रीजन में ये कल्टीवेट किया गया, जो कि यहाँ के इकोनॉमी का जो है 0.57% ऑफ द नेशनल जीडीपी ये संभालता है। और ये सारे जो हैं एक्सपोर्ट होते हैं, यूरोपियन नेशन में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे ये एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ इनका प्लांट दिख रहा है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स, मोरक्को रैंक 32 इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ द रोड। अच्छा देखिए, बहुत अच्छी पोजीशन आई है। रोड के टर्म में जो है इनकी जो है पोजीशन 32 आई है, सी के टर्म में 16 आई है, एयर के टर्म में जो है वो 45 आई है, रेलवे के टर्म में 64 आई है। तो ये वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण है मोरक्को का कि ये बहुत अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मिनरल्स में जो है वहाँ पे देखा था कोबाल्ट और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। स्पोर्ट की बात किया जाए तो फुटबॉल जो है यहाँ का एक बहुत पॉपुलर खेल है जो लोग खेलते हैं। पर्टिकुलरली मोरक्को जो है फर्स्ट अरब कंट्री बना था जिसने क्वालिफाई किया था फीफा कप के लिए। ठीक है, और मोरक्को से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं तो एयर सर्विस एग्रीमेंट साइन की गई है इंडिया और मोरक्को में, और वो भी 2018 में साइन की गई है। सो दैट इज़ अ वेरी लेट। अभी तक मोरक्को से हम लोग की कोई ऐसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बातें निकल के नहीं आ रही हैं। बस यहाँ पे जो बातें हमको निकल के आ रही हैं वो इम्पोर्टेंट प्लेस जो है यूनेस्को साइड यानी अल जदीदा की बातें हमारे यहाँ निकल के आ रही हैं जो हमें जानने लायक हैं। साथ में हमको ये भी जानने लायक हैं जो कि एटलस माउंटेन जो है, एंटी एटलस माउंटेन और कुछ नदियों के नाम जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। और जो है जो लायंस जो है बारबरी लायंस यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक्सटेंट में है, वो यहाँ से कुछ जानने लायक है। तो दैट इज़ वाई ये मोरक्को सेक्शंस था। नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो हम लोग मोरक्को के बगल में जो कंट्री है दैट कंट्री इज़ नोन एज अल्जीरिया। तो नेक्स्ट कंट्री अल्जीरिया के नाम अल्जीरिया हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग। ठीक है, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग अल्जीरिया करते हैं, देखते हैं। अल्जीरिया में भी आप पाएंगे कि वो भी मोरक्को के ईस्टर्न साइड में ही प्रेजेंट है।